नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने सजीव और निर्जीव के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम रीट की सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता वो है जीवाणु, विषाणु एवं कवक के लाभदायक एवं हानिकारक प्रभाव। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम जीवाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसमें लाभदायक और हानिकारक प्रभाव वो भी देखेंगे। तो यह वीडियो नीट, रीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जीवाणु की खोज है ये किसके द्वारा की गई थी। तो उस समय कोशिका की खोज से संबंधित कुछ प्रयोग चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो मृत कोशिका उसकी खोज की थी और इसके बाद में जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने शुक्राणु कोशिकाओं को देखा था और इसके अलावा जो जीवाणु की कोशिका है उसे भी देखा था और इन्होंने जीवाणु कोशिकाओं को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और बैक्टीरिया को इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल से नाम दिया था और इसी कारण से जीवाणु की खोज का श्रेय वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि सजीव कोशिका की खोज या जीवित कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। जबकि मृत कोशिका की बात करें तो मृत कोशिका की खोज वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज की थी। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक हम किसे कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट आता आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी या आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रोगों के बारे में बताया और उनके कारकों के बारे में बताया कि जीवाणुओं के द्वारा बहुत सारे रोग फैलाते हैं और इसी कारण से आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी के जनक है वो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ वैज्ञानिक थे जो कि जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को पौधों के समूह में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं ये बैक्टीरिया को पौधों की श्रेणी में रखते हैं और इसका कारण ये है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है कि जीवाणुओं को पौधों की श्रेणी में या पौधों के साथ में रखते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि पौधा जो जीवाणु होते हैं इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है और इस कारण से बैक्टीरिया को पौधों के साथ में रखते हैं। 5 किंगडम सिस्टम या पंच जगत वर्गीकरण जो किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम में 5 जगत इसमें बताए गए थे। 5 जगत कौन कौन से थे और इसमें बात करें तो पहला तो मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा हम बात करें कवक हो जाएगा, फिर चौथा प्लांटी और पांचवा हो जाएगा एनिमेलिया। तो उसमें जो पहला जो जगत आ जाए मोनेरा आता है, पहला जगत कौन सा आता, मोनेरा आता है और इस मोनेरा जगत में इन बैक्टीरिया को रखा गया था और इस जगत में वास्तविक बैक्टीरिया को रखा गया जिसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, जो सत्य जीवाणु कहलाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे PPLO की फुल फॉर्म हो जाएगी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम बात करें तो मोनेरा जगत में नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। आर्की बैक्टीरिया जिन्हें हम आदिम जीवाणु भी कहते हैं, आदिम जीवाणु भी कहा जाता है, वो भी इस मोनेरा जगत में ही रखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एहरनबर्ग जो नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रॉबर्ट कोच को हम क्या कहते हैं, आधुनिक जीवाणु विज्ञान या हम बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले बताया कि जो एंथ्रेक्स रोग है, हेजा है, टीबी है, ये किसके कारण होते हैं। तो इन रोग को कौन फैलाता है, तो ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो इन रोगों के कारक होते हैं।
यानी कि बैक्टीरिया के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम के द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा हम बात करें तो बैक्टीरियो के लिए रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी है वो रॉबर्ट कोच ने दी थी। तो सामान्यतः हम बात करें तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले ये बताया था कि एंथ्रेक्स रोग है, हैजा रोग है, टीबी है, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं और इन रोगों से संबंधित जो बैक्टीरिया हैं इनसे संबंधित जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जोसेफ लिस्टर नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने शल्य क्रिया के उपकरणों को निर्जमीकृत करने के लिए कार्बोलिक अम्ल एवं फिनोल का प्रयोग किया था। तो हम सामान्यतः जानते हैं कि जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं कि उनके साथ में कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनसे हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो जोसेफ लिस्टर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन वगैरह जो हम करते हैं उनमें जो उपकरण काम में लेते हैं उन उपकरणों को निर्जमीकृत करके प्रयोग करने का कार्य सबसे पहले जोसेफ लिस्टर ने किया था। और इन्होंने जो निर्जमीकृत करने के लिए जो पदार्थ काम में लिए थे वो थे कार्बोलिक अम्ल और फिनोल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम जीवाणु की संरचना की बात करते हैं कि जीवाणु की संरचना में कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन से अंग है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे बाहर की ओर जो आपको रेड रेड ये नज़र आ रहा है, ये वाला जो नज़र आ रहा है ये क्या होता है, ये होता है कैप्सूल जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। सबसे बाहर की ओर क्या होता है, कैप्सूल होता है और इसके अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर देखो जो अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में ऐसे ये इस प्रकार से पाई जाती है। ये क्या होती है, ये आपकी बैक्टीरिया की होती है कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर देखो ये वाला जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स में जो श्वसन से संबंधित है वो एंजाइम पाए जाते हैं और इसी कारण से इसे बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि जीवाणु में जो श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मीजोसोम्स में पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, मीजोसोम्स में पाए जाते हैं, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है उसके ऊपर फोल्ड्स बन जाते हैं, उन फोल्ड्स में मीजोसोम्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका जो केंद्रक होता है वो नगन होता है, इसमें डीएनए नगन पाया जाता है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, डीएनए है और डीएनए ये होता है नगन रूप से पाया जाता है। इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसी कारण इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहते हैं, केंद्रकाव्य या न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे जीनोफोर भी हम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें, देखो बाहर की ओर आपको ग्रीन ग्रीन रूप में छोटी छोटी संरचनाएं नजर आ रही हैं, इन्हें पिलाई या फिम्ब्री या रोमाब कहते हैं। ये सेम जो आपकी कसाबिकाएँ होती हैं उसी प्रकार से होती हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे आकार की होती हैं और ये बैक्टीरिया को किसी सतह से चिपकने में सहायता करती हैं। इसके अलावा इसमें देखो छोटे छोटे गोलाकार आपको जो संरचनाएं नजर आ रही है जो कि राइबोसोम पाए जाते हैं और ये राइबोसोम कौन से प्रकार की होती हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। और ये लंबी लंबी आपको ये वाली जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं वोल्यूटिन कणिकाएं, जो कि फॉस्फेट के संग्रह का कार्य करती है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम होते हैं और एक वर्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम जीन क्लोनिंग या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें काम में लेते हैं कि वर्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इसमें देखो एक ये लंबी आपको संरचना नजर आ रही है, इसे हम कसाब या फ्लैजेला कहते हैं। कोशिका झिल्ली की हमने बात कर ली और कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जो वसा का संग्रह करती हैं और वसा के संग्रहण से संबंधित कणिकाएं होती हैं। ये होती है आपकी जीवाणु या बैक्टीरिया की संरचना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका सभी के बारे में, जो ऑर्गन्स हैं, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कैप्सूल है, इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है, ये तो हमने पहले से जानते हैं कि जीवाणु में एक ही कोशिका पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है।
केंद्रक झिल्ली है वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि प्रोकैरियोटिक जो जीवाणु होती हैं ये एक कोशिकी होती हैं, एक ही कोशिका इसमें पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। नेक्स्ट इसकी संरचना की बात करते हैं और सबसे पहले जो बाह्यतम आवरण आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बाह्यतम आवरण को कैप्सूल कहा जाता है। ये बाह्यतम आवरण सामान्यतः रोगजनक होता है, रोग फैलाने वाला होता है, रोगजनक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। जो बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं या रोग कारक होते हैं उन्हीं में ये बाह्य आवरण है वो पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कहते हैं। कैप्सूल पाए जाने के कारण इसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कैप्सूल जो होता है ये किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है और इस पॉलीसेकेराइड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बाह्यतम आवरण जो कैप्सूल होता है ये कैप्सुलेटेड जो आवरण होता है ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है और इसे हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। अब ये पाया किस किस में जाता है, यानी कि जितने भी रोग कारक जीवाणु होते हैं उन सभी में कैप्सूल पाया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, एंथ्रेसिस, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ये, और इनमें जो कैप्सूल होता है किसका बना होता है, ग्लाइकोकेलिक्स का बना होता है। नेक्स्ट एक बार संरचना फिर से हम देख लेते हैं कि सबसे बाह्य आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, ये वाला यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इसके अंदर की ओर फिर कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और फिर इसके अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, नगन डीएनए होता है, और जिसे हम केंद्र काव्य या न्यूक्लियोड या इसे हम क्या कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहा जाता है। इसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। जो मुख्य डीएनए के अलावा डीएनए मिलता है वर्ताकार, जिसे हम प्लाज्मिड या वर्ताकार डीएनए कहते हैं। इसमें जो फोल्ड्स बनते हैं कोशिका झिल्ली में, उन फोल्ड्स में या वलन में मीजोसोम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन से संबंधित होता है। कुछ वोल्यूटिन कणिकाएं पाई जाती हैं जो फॉस्फेट का संग्रह करती हैं। थाइलेकोइड इसमें पाए जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होती हैं उनमें ही थाइलेकोइड पाया जाता है और अन्य में नहीं पाया जाता है। कसाब पाया जाता है, और वसा के जमाव से कुछ कणिकाएं बन जाती है जिन्हें हम PBH भी कहते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से हम बात करेंगे। कुछ रोम के आकार की कुछ बाहर की ओर संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। यह हो गई आपकी जो बैक्टीरिया है उसकी संरचना। अब इसके बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं। कैप्सूल के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण जो बैक्टीरिया है उन्हें हम पौधों की श्रेणी में रखते हैं, पौधों की श्रेणी में रखते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल की उपस्थिति के कारण इन्हें कुछ वैज्ञानिक हैं वो पादप वर्ग या प्लांट में रखते हैं, और इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती। ये देखो आपको ध्यान में रखना, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, जबकि इसमें वसा पाई जाती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके अलावा NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, NAM, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, पेपिडोग्लाइकोन की बनी होती है। मुख्य रूप से पेपिडोग्लाइकोन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके साथ में NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, NAM, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति पेपिडोग्लाइकोन की बनी होती है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया तो वहाँ पर आपको यही ऑप्शन देखने को मिलता है, इनके बारे में नहीं पूछता है। तो इनके बारे में डिटेल से अगर पूछता है तो वो नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ही पूछता है। अन्य जैसे रीट का एग्जाम है इनमें नॉर्मली नहीं पूछता है, उनमें यही ऑप्शन आपको मिलता है कि पेपिडोग्लाइकोन से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है बैक्टीरिया में। इसके अलावा सेल वॉल में एल-एलानिन और एस्पार्टिक अम्ल, ये क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। एल-एलानिन और एस्पार्टिक अम्ल ये अम्ल पाए जाते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्रिश्चियन ग्राम नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन बैक्टीरिया में अंतर करने हेतु एक तकनीक विकसित की जिसे हम कहते हैं ग्राम अभिरंजन तकनीक। ग्राम अभिरंजन तकनीक
दी थी इन्होंने, और इसके अनुसार इन्होंने इसके लिए कुछ चरण बताए थे। उस चरण के अनुसार एक बार नीचे हम देख लेते हैं इन्हें। सबसे पहले बैक्टीरिया लेते हैं, उस बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट जो एक अभिरंजक होता है, इस अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं बैक्टीरिया को, और इस अभिरंजित से अभिरंजित होने के बाद जो बैक्टीरिया होती हैं ये बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इसके बाद में इसे हम अभिरंजित करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं, और अभिरंजित करने के बाद हम जल, एसीटोन या जो एल्कोहल है इनसे इसे हम धोते हैं। धोने के बाद में जिन बैक्टीरिया से ये साफ हो जाता है या जो बैक्टीरिया ये अभिरंजन छोड़ देते हैं उन्हें तो कहते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो अभिरंजित नहीं छोड़ते हैं और अभिरंजित अवस्था में ही रहते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम बैक्टीरिया लेते हैं, उन बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करते हैं, फिर बैंगनी रंग से अभिरंजित हो जाते हैं, फिर 0.5% जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उससे अभिरंजित करते हैं, और इसके बाद में हम इन्हें जल, एसीटोन और एल्कोहल की सॉल्यूशन के द्वारा धोते हैं, और धोने के बाद में जो अभिरंजन छोड़ देते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव, जो अभिरंजन बनाए रखते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। देखो यहाँ पर जो डॉट्स है ये टीबी से संबंधित है, जो आप टीबी है, एक्स्मा रोग है या क्षय रोग है इससे संबंधित हो। इसकी जो फुल फॉर्म है ये मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये भी कई बार पूछ ली जाती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के विषय में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आ जाएंगे ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी, ये सभी क्या हैं, जो विब्रियो कोलेरी हैं या साल्मोनेला टाइफी है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। जबकि पॉजिटिव में माइक्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, ये पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में अंतर पाया जाता है। अंतर क्या होता है, ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल है वो जटिल होती है, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो सरल होती है, सामान्य संरचना इसकी देखने को मिलती है। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली है वो कार्बोहाइड्रेट व वसा से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है बैक्टीरिया की, जिसमें कई वलन पाए जाते हैं, और झिल्ली में जो वलन होते हैं उन वलन में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कोशिका झिल्ली है उसमें बहुत सारे इस प्रकार से वलन मिलते हैं, और इन वलन में यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि श्वसन से संबंधित होते हैं, और इन स्थानों को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं, जो कि श्वसन से संबंधित होता है। और इस कारण से श्वसन से संबंधित होने के कारण मीजोसोम्स को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मीजोसोम्स बैक्टीरिया में जनन में भी सहायक होता है। देखो ये भी एक कार्य और भी करता है मीजोसोम, एक तो श्वसन से संबंधित होता है, एक ये जनन से संबंधित भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। जो मैट्रिक्स होता है जो बैक्टीरिया के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, इन सभी का अभाव होता है। जो बैक्टीरिया का कोशिका द्रव्य है उसमें ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में मुक्त राइबोसोम पाया जाता है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें फ्री राइबोसोम मिलते हैं, जो किस प्रकार की होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि भोजन संग्रहण, पोषक तत्वों का संग्रहण, रंग उत्पन्न करने वाले क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार आगे अभी देखेंगे। देखो कोशिका द्रव्य में कुछ अलग अलग प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। कुछ संरचनाएं होती हैं जो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं, कुछ पोषक तत्वों का संग्रह का कार्य करती हैं, और कुछ जो होती हैं वो रंग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जिसे हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्यूटिन कणिकाएं। वोल्यूटिन कणिकाएं होती हैं ये फॉस्फेट संग्रह से संबंधित होती हैं, और इनमें फॉस्फोरस जो होता है ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट है फिर PbHb कणिकाएं। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ग्रेन्यूल्स, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ग्रेन्यूल्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका कार्य क्या होता है, ये वसा का संग्रह का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स।
तो ये कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और इसमें जो कई बैक्टीरिया होते हैं ये रंग उत्पन्न करते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स किससे संबंधित होती हैं? रंगों से संबंधित होते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है फिर थाइलेकोइड्स। तो ये सामान्यतः हम बात करें तो पादपों में तो देखो पूर्ण रूप से विकसित पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये बिखरे हुए थाइलेकोइड देखने को मिलते हैं। अन्य जो बैक्टीरिया उनमें नहीं पाए जाते हैं थाइलेकोइड, जबकि जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु उन्हीं में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु के केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो उसके कई नाम हैं जो अभी हम देख लेंगे। बैक्टीरिया में नगन या नेक्ड केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रकाभ पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो केंद्रक की बात करें तो वो नगन होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इस प्रकार के इस प्रकार के केंद्रक को हम क्या कहते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियड कहते हैं। और इसी न्यूक्लियड को हम जीनोफोर भी कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया का जो केंद्रक होता है उसके कई नाम हो गए यहाँ पर, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इसे हम कहते हैं। और इस डीएनए से, इसमें जो डीएनए उपस्थित होता है और उस डीएनए से जो प्रोटीन जुड़े होते हैं उन प्रोटीन को हम पोलीएमिन कहते हैं। इस प्रकार के डीएनए से जो प्रोटीन जुड़ी होती है उन्हें पोलीएमिन्स प्रोटीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मिड। डीएनए क्लोनिंग वगैरह में काम में आता है। तो बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला द्विरज्जुक या डबल स्टैंडर्ड जो वर्ताकार डीएनए होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज है जोशुआ लेडरबर्ग और विलियम हेस के द्वारा खोज की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मिड की खोज जो जोशुआ लेडरबर्ग और विलियम हेस के द्वारा की गई थी, जबकि जेकब और वोल्मेन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे एपिसोम कहा था। तो प्लाज्मिड जो होता है ये किससे संबंधित है? तो बैक्टीरिया से संबंधित है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए होता है ये, और वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। खोज लेडरबर्ग और विलियम हेस ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मिड सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एफ प्लाज्मिड जो कि जनन में सहायक होता है। आर प्लाज्मिड जो प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता वो आर प्लाज्मिड या रेसिस्टेंस प्लाज्मिड के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फिर है कोल प्लाज्मिड, इसे कोल प्लाज्मिड। तो ये कोलिसिन्स उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जो कोलिसिन्स पदार्थ होते हैं ये जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है फिम्ब्रिया पिलाई। तो ये हमने ये देखो पीछे बैक्टीरिया में देखा था, जो बैक्टीरिया होता है उससे छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती हैं और इन संरचना को हम फिम्ब्रिया पिलाई कहते हैं। ये संख्या में अत्यधिक होती है लेकिन आकार इनका क्या होता है? छोटा होता है। 8 प्रकार की मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और जो 8वीं होती है वो एफ पिलाई कहलाती है। फर्स्ट और जो एफ पिलाई है ये जनन से संबंधित होती हैं, जबकि अन्य जो शेष पिलाई होती हैं ये किसी सतह से चिपकने में सहायता करती हैं। और ये बनी किससे होती है? तो पाइलिन नामक प्रोटीन होती है उसके द्वारा ये बनी होती है फिम्ब्रिया पिलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कसाब भी पाए जाते हैं जो कि इसको गमन में सहायता करते हैं। तो संख्या में कम होते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया को गति करने में सहायता प्रदान करना। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विभिन्न आकृतियाँ इस जो बैक्टीरिया होते हैं इनको जो प्रकार हैं तो वो प्रकार किस आधार पर होते हैं? जो आकार होता है इनका, उन आकार के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं, जो गोलाकार होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं, जैसे कि डिप्लोकोकस हो गया। इसके अलावा जो छड़ाकार होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, उन्हें हम बेसिलस कहते हैं। जो ये तो गोलाकार हो जाएंगे, जो ये छड़ाकार होते हैं ये हो जाएंगे इस प्रकार से। एक बार नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसकी। ये इस प्रकार से छड़ाकार जो बैक्टीरिया होते हैं ये हो जाएंगे बेसिलस। फिर विब्रियो या कोमा के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम विब्रियो कहते हैं, ये इस प्रकार से हो जाएंगे। स्पाइरुलम जो कि सर्पिलाकार होते हैं और ये स्क्रू के आकार के होते हैं। तो ये विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, कोकस, बेसिलस, विब्रियो और स्पाइरुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया के जो महत्व हैं। देखो रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि रीट में अलग से लिखा हुआ मिलता है सिलेबस में कि जो जीवाणु और बैक्टीरिया के लाभदायक और हानिकारक प्रभाव हैं वो ही हमें हमारे सिलेबस में देखने हैं।
तो सबसे पहले हम लाभदायक प्रभाव की बात कर लेते हैं। कृषि कार्यों एवं मृदा उर्वरकता में किस प्रकार से बैक्टीरिया लाभदायक हैं उनकी बात करते हैं। तो कई बैक्टीरिया विभिन्न रूपों से जैसे कि सहजीवी, मर्तोपजीवी, मुक्तजीवी रहते हुए मृदा में उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी कि सहजीवी, मर्तोपजीवी या मुक्तजीवी रूप से रहती हैं और ये मृदा की जो फर्टिलिटी है या फिर उपजाऊपन है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से सहायक होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन चक्र में सहायक जो बैक्टीरिया हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का कार्य करते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कि नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का क्या होता है। तो नाइट्रोजन चक्र में जो नाइट्रोजन स्त्रीकारी बैक्टीरिया होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का कार्य करते हैं। तो इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया कहते हैं, जो नाइट्रोजन चक्र में सहायक होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं ये मृदा में जो अमोनिया या जो नाइट्रोजन से युक्त जो यौगिक होते हैं इनको नाइट्राइट में बदलने का कार्य करते हैं। तो जो नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं ये जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उनको नाइट्राइट में बदलने का कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस में बदलते हैं, नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर है नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है ये जो नाइट्राइट हमें प्राप्त हुई है इसे नाइट्राइट में बदलने का कार्य करते हैं। और पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधे हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3-। तो नाइट्रेट के रूप में पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सहजीवी मुक्तजीवी बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सभी क्या करते हैं, जो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उसे नाइट्राइट में बदलते हैं और फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इसे नाइट्रेट में बदलता है, फिर पौधे इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुक्तजीवी और एक सहजीवी। सहजीवी जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो सहजीवी में आता है वो है राइजोबियम, जो कि फलीदार या लेग्यूमिनोसी जो पादप हैं जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य करता है। फिर मुक्तजीवी की बात कर, इसके अलावा एक फ्रेंकिया और होता है जब नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु होता है, ये अन्य पौधों में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मुक्तजीवी जीवाणु की। तो इसमें एजोबैक्टर है, बेजोफ्रेंकिया है और इसके अलावा रोडोस्पाइरुलम है। एजोबैक्टर और जो बेजोरिंकिया ये क्या होते हैं, ऑक्सीशोषण के द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। जबकि रोडोस्पाइरुलम है ये क्या होता है, अनॉक्सीशोषण या क्लोस्ट्रीडियम है ये अनॉक्सीशोषण करता है और अनॉक्सीशोषण के माध्यम से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। तो इसमें दो प्रकार की बैक्टीरिया हमने देखते हैं, एक तो ऑक्सीशोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है जैसे कि एजोबैक्टर, बेजोरेंकिया। एनॉक्सीशोषण ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कहते हैं, रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल हैं वो ध्यान में रखने हैं कि कौन से बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलते हैं जिसमें नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास आ जाएगा। और इसके अलावा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। और पौधे हैं वो किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो यह आ जाएगा नाइट्रेट। और इसके बाद में नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये सहजीवी के रूप में जो फलीदार या लेग्यूमिनोसी पादप की जो कुल हैं जैसे मटर, चना, इनमें जड़ों में पाया जाता है। मुक्तजीवी के रूप में एजोबैक्टर, बेजोरेंकिया और रोडोस्पाइरुलम होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा उपयोग आता है वो डेयरी उद्योग में उपयोग करते हैं बैक्टीरिया का। तो लैक्टोबैसिलस एसिडाई नामक एक जीवाणु होता है, ये डेयरी उद्योग में उपयोगी है। ये क्या करता है, दूध से दही का निर्माण करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूध से दही का निर्माण वो लैक्टोबैसिलस एसिडाई के द्वारा किया जाता है। देखो ये करता क्या है, जो देखो प्रोटीन पाई जाती है एक दूध में, उस प्रोटीन का नाम है केसिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, केसिन। तो दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है इस केसिन प्रोटीन को ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडाई बैक्टीरिया ये किस में बदल देता है, पैरा केसिनेट में बदल देता है और इस प्रकार से दूध से दही का निर्माण हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है पाश्चुरीकरण, जो एक प्रक्रिया आती है जिसके द्वारा हम जो खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, विभिन्न जो बैक्टीरिया हैं उनसे सुरक्षित
करते हैं। तो पाश्चुरीकरण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा की गई। तो इसी के नाम से इसका नाम किया गया पाश्चुरीकरण। तो इस खोज में इस क्रिया में होता क्या है कि दूध को खट्टा होने से तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए इस प्रक्रिया की खोज की गई थी। तो इसका हम उपयोग करते हैं दूध को खट्टा होने में या कुछ अन्य जो पदार्थ हैं जिनको अन्य सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें करते क्या हैं कि कोई भी जो पदार्थ है या फिर दूध है उसे हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं या फिर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध उससे मुक्त हो जाता है। तो पाश्चुरीकरण से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने की थी इसकी खोज? लुई पाश्चर ने की थी। और इसमें टेम्परेचर से संबंधित है कि 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए और 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करते हैं। और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडाइज जीवाणु होता है, ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रियाओं में जीवाणु वो किस प्रकार से उपयोगी होती हैं। तो सिरका के निर्माण में जो एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु वो काम आता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु है, इसके द्वारा सिरके का निर्माण किया जाता है या विनेगर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में विशेष प्रकार की जो गंध उत्पन्न करने के लिए किस बैक्टीरिया का हम काम में लेते हैं? तो ये आ जाएगा बेसिलस मेगाथीरियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तंबाकू की पत्तियों में विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया को काम में लेते हैं? तो बेसिलस मेगाथेरियम बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। चमड़े या जो खाल की सफाई या टेनिंग के लिए चमड़े या खाल की सफाई व टेनिंग के लिए कौन से बैक्टीरिया सहायक होता है? तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया सहायक होता है। चाय की पत्ती की प्रसंस्करण के लिए यानी प्रोसेसिंग के लिए चाय की पत्ती के प्रसंस्करण के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं? तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम कैंडिसेनस। माइक्रोबैक्टीरियम कैंडिसेनस जो बैक्टीरिया है ये चाय की पत्ती की प्रोसेसिंग के लिए चाय की पत्ती के प्रसंस्करण के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीवाणु है उसका उपयोग हम दवाओं के निर्माण में भी करते हैं। तो इसका उपयोग है वो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एडवर्ड जेनर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था। यानी कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके का आविष्कार किया था और इसी कारण इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो एडवर्ड जेनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था और इन्होंने जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था उसका नाम था पेनिसिलिन। और किससे प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था पेनिसिलिन नोटेटम से। पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक कवक थी, उस कवक से इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है सालमन वेक्समैन। सालमन वेक्समैन ने इन्होंने भी क्या किया था? एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था, बैक्टीरिया से प्राप्त किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया था, एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया था, जबकि सालमन वेक्समैन है इन्होंने बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सालमन वेक्समैन ने बैक्टीरिया से सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम दिया गया था। एंटीबायोटिक्स विभिन्न सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है और ये अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स काम क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और जो अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं ये। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद भी रखना है, स्यूडोमोनास पिटुइडा। स्यूडोमोनास पिटुइडा जो कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, विशेष प्रकार का जीवाणु है और इसे हम सुपर बग व ओयल जैपर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुपर बग किसे कहते हैं? तो स्यूडोमोनास पिटुइडा को सुपर बग भी कहा जाता है। स्यूडोमोनास पिटुइडा का जो निर्माण है या इसकी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आनंद मोहन चक्रवर्ती जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सर्वप्रथम
सुपरबग या स्यूडोमोनास पुटिडा का निर्माण किया था। काम क्या करता है, ये जल की सतह पर फैले हुए तेल की सफाई करता है, यानी कि जल की सतह पर जो तेल फैल जाता है, जैसे समुद्र वगैरह में जो तेल के टंकर वगैरह जाते हैं तो उसमें किसी कारणवश वो तेल उसमें फैल जाता है, तो उस तेल की सफाई करने के लिए या उस तेल को अवशोषण करने के लिए बैक्टीरिया सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक सफाई कर्मी कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो बैक्टीरिया को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपघटक या डीकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं और जो जीव जंतु खत्म हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं, उन मृत पदार्थों का अपघटन करने का कार्य है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और इसी कारण इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गए लाभदायक प्रभाव। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हानिकारक प्रभाव कौन से होते हैं। जीवाणु है वो हमारी पारिस्थितिकी में या हमारे ऊपर किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोग कारक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर सिर्फ इनके नाम पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो अलग से आपकी रोग वो टॉपिक दे रखा तो उससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी। तो टीबी का रोग कारक कौन सा जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एक तो यहाँ से कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीबी रोग है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। लेप्रोसी या कोड रोग भी कहते हैं इसे, लेप्रोसी या कोड रोग भी इसे कहा जाता है, या कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। टाइफाइड जो एक मेवादी बुखार या इसे हम सामान्यतः बात करें तो ये किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से है वो टाइफाइड होता है। सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कि कई बार उसके भाव निकल गया, ऐसे कुछ बोलते हैं, उसे निकाला निकल गया, तो ये क्या होता है, टाइफाइड होता है। और जो किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसे मेवादी या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है टिटेनस। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हेजा या कोलेरा, तो ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है हेजा या कोलेरा। तो ये रोगकारक जीवाणु हो गए टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई और हेजा या कोलेरा है, ये होता है विब्रियो कोलेरी से। ये रोगकारक बैक्टीरिया हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा के उपजाऊपन को कम करना। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया होती हैं, जो मृदा है उसकी जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, उसको नष्ट करते हैं या उसको कम करते हैं। जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो जीवाणु में नाइट्रेट होती है इसको पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अभी पीछे हमने बात की थी कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। लेकिन जो विनाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये इस नाइट्रेट को मुक्त या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इस प्रकार से मृदा के उपजाऊपन में ये कमी करते हैं। नेक्स्ट इसका जो हानिकारक प्रभाव वो है जैविक हथियार या बायोवार के रूप में। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स रोग फैलाता है, माइक्रोबैक्टीरियम जैसे जीवाणु है, इनका प्रयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं में गर्भपात। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं जिससे उनमें गर्भपात हो जाता है। जैसे साल्मोनेला प्रजाति के बैक्टीरिया हैं जो भेड़ बकरी आदि जंतुओं में गर्भपात का कारण बनते हैं। यानी कि जो भेड़ बकरियां जो होती हैं ये साल्मोनेला टाइफी के जो जीवाणु होते हैं ये भेड़ बकरियों में गर्भपात के कारण बनते हैं या इन्हीं के कारण इनमें गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। तो विब्रियो कोलेरी है, साल्मोनेला है, ये बैक्टीरिया जो होती हैं ये जल में संक्रमण पैदा करते हैं जिससे जल दूषित होता है या जल प्रदूषण होता है। भोज्य पदार्थों में विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। तो इसमें क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है और ये सामान्यतः हमें जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ हैं उनमें देखने को मिलता है और इस विषाक्तता को हम क्या कहते हैं, बोटुलिज्म भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि भोजन विषाक्तता से संबंधित जो बैक्टीरिया है वो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है और इस विषाक्तता के कई बार क्या होता है व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है।
नेक्स्ट है कपास के रेशे नष्ट करना। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे स्पाइरोकीट साइटोफेज, स्पाइरोकीट साइटोफेज ये कपास के रेशों को नष्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषण में बात करें तो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया या फिर जो पूयनकारी बैक्टीरिया होते हैं प्यूट्रीफाइंग, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोटीन को अपघटित करके सल्फर उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बेगियाटोवा, ये पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया या पूयनकारी बैक्टीरिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है, इनसे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, तो इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। तो आदिम प्रकार के जीवाणु होते हैं, ये आदिम जीवाणु होते हैं और इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। इनमें जो वर्तमान समय में भी इनमें क्या होते हैं, आदिम लक्षण वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें जो आदिम लक्षण है, पहले जो लक्षण पाए जाते थे वो लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के विकास के आरंभ में जो जीवित थे उनके लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं को 3 भागों में हम बांटते हैं जो आर्की बैक्टीरिया है। एक तो मेथेनोजेंस, एक तो हो गया मेथेनोजेंस और दूसरा है हेलोफिलस और तीसरा थर्मोएसिडोफिलस। तो इनको एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं तीनों को ही। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया की। तो ये चारा चरने वाले जो जंतु होते हैं उनकी आहार नाल में पाए जाते हैं। चारा जैसे घास फूस खाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सभी में क्या होते हैं, इनके आहार नाल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, मेथेन उत्पन्न करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो मेथेनोकोकस बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि मेथेनोजेंस बैक्टीरिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है हेलोफिलस बैक्टीरिया। हेलोफिलस बैक्टीरिया तो ये लवणीय जो झील होती हैं उसमें पाए जाते हैं और इसका उदाहरण है हेलोकोकस बैक्टीरिया। लवणीय जो झील हैं, जो लवणीय जल है उसमें पाए जाते हैं हेलोफिलस बैक्टीरिया और एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस तो ये जो उच्च ताप है, उच्च ताप जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक या उच्च अम्लीयता वाला जो स्थान है या आवास है वहाँ पर पाए जाते हैं थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। या तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक उच्च ताप या 2 जो पीएच का मान देखें तो 2 से भी अधिक जो पीएच का मान है उस पीएच पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं थर्मोएसिडोफिलस। एग्जाम्पल है थर्मोप्रोटिएस, थर्मोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफिलस के। तो ये हो गए आपके आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजेनस बैक्टीरिया, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिलस। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया या इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है और शॉर्ट में BGA भी कहा जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। ये सबसे आदिम स्वपोषी बैक्टीरिया यही होती हैं, सबसे आदिम स्वपोषी बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है नोस्टोक, एनाविना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी भाग लेते हैं। ये मच्छर के लार्वा को विकसित नहीं होने देते, यानी कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा को विकसित नहीं होने देते, उनको नष्ट कर देते हैं। बारिश में पत्थर व चट्टानों व बिल्डिंग पर हरे रंग के सवालों के समान दिखाई देते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा घरों में जहाँ पर पानी कई दिनों तक सील रह जाती है, जन नमी रह जाती है, और नमी जहाँ पर रहती है उस नमी वाले स्थानों पर क्या होता है, या पत्थर या चट्टान या बिल्डिंग पर क्या होते हैं, हरे रंग की सवाल हमें वहाँ पर दिखाई देती है। वो हरे रंग की सवाल कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया ही होती है। इसके बाद में हम बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रीडियम, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रीडियम नामक जो सवाल होती है, ये जो लाल सागर होता है उस लाल सागर के पानी के ऊपर फैल जाती है, पानी के ऊपर फैल जाती है, जिस कारण से लाल सागर का पानी हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण से इसे हम रेड सी या लाल सागर कहते हैं। यानी कि लाल सागर का जो पानी है उसके ऊपर ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रीडियम होता है, ये पूरे पानी के ऊपर फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ का जो पानी है वो लाल दिखाई देता है। स्पाइरुलिना जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है।
प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है और इस कारण से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि प्रोटीन की इसमें उच्च मात्रा पाई जाती है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। राजस्थान में जो सांबर लेक है, सांबर झील है, उसमें भी स्पाइरुलिना जो सवाल है वो वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जीवाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है और रीढ़ से संबंधित हम बात करें तो लाभदायक और हानिकारक प्रभाव भी हमने देखे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम विषाणु के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।